देखो बच्चों, ये जो नया चैप्टर है इसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। अगर हम बात करें मोशन की, तो आप मोशन से क्या समझते हो, आपकी मोशन से क्या अंडरस्टैंडिंग है? आमतौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ तो कोई चीज़ रेस्ट पे होती है, कोई चीज़ मोशन में होती है। बट आपके हिसाब से मोशन क्या है? क्या है मोशन? कोई बच्चा? देखो बच्चों, आमतौर पे बच्चे कहते हैं कि मोशन क्या होता है सर, किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही हो। जब हम उससे पूछते हैं, जैसे कि बच्चे ने हमारे पास आंसर दिया है मोशन क्या होता है, तो बच्चे ने कहा कि सर पोजीशन किसी चीज़ की चेंज हो रही हो टाइम के साथ। तो मोशन कहलाता है। ये डेफिनेशन काफ़ी हद तक सही है, बट इसमें कमी है। देखो बच्चों, किसी चीज़ की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है वो मोशन कहलाता है। बट मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं, वो एक किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में स्टडी की जाता है। अब इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने बोला है शायद लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी, बट मैं आपको बताता हूँ। अभी आप लोग घर पे बैठे हुए हो और शायद देख रहे होगे, लेटे बैठे सोते हुए कैसे भी पढ़ रहे होगे बच्चों, या मेरे को देख रहे होगे अभी। तो आप लोग की क्या कंडीशन है अभी फिलहाल? आप रेस्ट में हो या मोशन में हो? बोलो बच्चों, बोलो बोलो। अरे भाई कोई जवाब देगा? हरमीत सिंह। देखो बच्चे, जवाब नहीं दोगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, देख लेना। अब देखो, देखने की देता है। हेलो, बताओ बच्चे, अभी आप लोग रेस्ट पे हो या मोशन में हो? बच्चे कहते हैं वो रेस्ट पे, मैं कहता हूं नहीं, वो रेस्ट पे नहीं, ना मैं रेस्ट पे हूं। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है, ये अर्थ है और आप यहां बैठे हुए हो ऐसे, और एक एलियन है वो आपको देख रहा है, टाउन 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 जादू। वो कह रहा है कि अर्थ घूम रही है और आप भी घूम रहे हो अर्थ के साथ साथ। तो अर्थ घूम रही है, आप घूम रहे हो, तो आप रेस्ट पे हुए, उसके हिसाब से आप रेस्ट पे हुए या मोशन में हुए? मोशन में हुए। तो एक्चुअली क्या होता है, रेस्ट या मोशन एक रिलेटिव फिनोमिना है। रिलेटिव मतलब किसी के हिसाब से आप रेस्ट पे हो सकते हो और किसी के हिसाब से आप मोशन में हो सकते हो। और आप कहोगे कि सर मैं तो बैठा हुआ हूं, यार आप बैठे हुए ना, अर्थ तो घूम रही है, ठीक है, तो आप मोशन में हुए। आप कहोगे सर मैं तो नहीं चल रहा हूं, यार ठीक है, ऐसे तो आप क्या हो, एक बस में आप बैठे हुए हो और एक बच्चा बाहर खड़ा हुआ है और आप बस में बैठे हुए हो, आप रेस्ट में हुए या मोशन में हुए? बोलो, कोई बच्चा जवाब देगा। अगर आप बस में हो तो आप रेस्ट पे हुए या मोशन में हुए? देखो बच्चों, फिर से यही चीज है, कई बच्चे कहेंगे सर रेस्ट या मोशन, आप दोनों में ही हो। अब आप कहोगे सर कैसे? जो बंदा आपके साथ बस में है, जैसे मान लो आपका फ्रेंड है कोई, आप उसके साथ बैठे हुए हो, उससे मैं पूछूं तो कहोगे ये लड़का तो रेस्ट पे है, और जो बाहर खड़ा हुआ है और देख रहे बस चल रही है, वो कहेगा मोशन में है। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने अलग अलग होते हैं। इनमें सही कौन है, कौन सही और कौन गलत? कौन सही और कौन गलत? दोनों सही है। दोनों का रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो जैसा रेफरेंस है वो सही है भाई, कोई गलत नहीं है यहाँ पर। नो वन इज रॉन्ग। बोलो भाई बोलो, क्या कोई गलत है, क्या कोई सही है? दोनों में से एक चीज नहीं है बच्चों। एक्चुअली दोनों ही अपनी जगह क्या है, सही है। कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, दोनों अपनी तरफ से सही बोल रहे हैं। और सच में ये डेफिनेशन कंप्लीट तब होती है जब हम इसके साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जोड़ देते हैं। ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कौन सी चीज रेस्ट पे है, कौन सी चीज क्या है ऑब्जर्वर पे है, देखने वाले पे डिपेंड करता है, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज बुरी लग रही है। समझे बच्चों मेरी बातों को? तो अब समझ में आ गया रेस्ट और मोशन का बेसिक डेफिनेशन। 11th क्लास को चालू किया था तो हमने आपको बताया था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो बच्चों, अब हम ये सब चीजें इतनी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होगा कि हम उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दे पाए। ऑल हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ में, क्योंकि हमको पढ़ना है। हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। खैर अब हम ये सब डिस्कस अभी नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, क्योंकि अब हम मेन टॉपिक पे सीधे सीधे आएंगे। अच्छा,
इसको चालू करने से पहले जैसे हमने मोशन के बारे में बात किया, चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो अच्छा, मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन से आप क्या समझते हो, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, बोलो। जैसे हम यहाँ बात करें मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन, तो अगर वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन की बात करें, 1D 2D 3D, तो क्या आपने 1D 2D 3D गेम खेला है कभी? 1D 2D 3D कभी गेम खेला है फोन पे? 1D गेम क्या होता है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं 1D गेम का? 1D का मतलब क्या होता है? 1D मतलब जो एक ही एक्सिस के लोगों, सिंगल एक्सिस के लोगों। 2D मतलब एक प्लेन में हो, और 3D तो पूरा, ठीक है। क्या आपने कोई गेम खेला है जो 1D हो? क्या आपने कोई गेम खेला है जिसमें मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट 2D हो? क्या आपने कोई गेम खेला है जिसमें बॉडी की मूवमेंट 3D हो? तो एग्जांपल दे सकते हैं 1D 2D 3D गेम्स का? शाबाश बच्ची, खेलती हो क्या? क्या बात है, बच्ची लड़कियां भी पबजी खेलती हैं, हम तो नहीं खेलते। अच्छा ठीक है, तो मान लो 3D, मेरे को तो अजीब सा लगता है, चक्कर से आने लग जाता है थोड़ी देर में खेलने के बाद, ये चल क्या रहा है, ठीक है। तो 3D में पबजी आ गया, पबजी से ज़्यादा फेमस बच्चों के लिए वाइस सिटी है, वाइस सिटी। उसमें घूसा वूसा मारते हैं, मार पिटाई करते हैं, सारी भड़ास निकाल लेते हैं, जितनी टीचर परेशान करता है उसकी भड़ास वही निकाल लेते हैं बच्चे मारपीट करके, ठीक है। स्कूल का टीचर जो परेशान करता है उसकी भड़ास वही निकाल लेते हैं बच्चे। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो 3D गेम है, 3D गेम में आप आगे पीछे चल सकते हो, राइट लेफ्ट चल सकते हो, ऊपर नीचे भी जा सकते हो, ये 3D गेम हुआ जो कि वाइस सिटी है। 2D गेम कभी खेला आप लोगों ने? 2D गेम, 2D गेम का मतलब क्या हुआ, उसमें किस तरह की मूवमेंट अलाउड होती है, बोलो बच्चों, बोलो। अनुषा बता सकती हो, कभी 2D गेम खेला आपने? आपने स्नेक वाला गेम खेला? स्नेक, स्नेक कैसे कैसे आता है? ऊपर जा सकता है, इधर जा सकता है, ऊपर राइट लेफ्ट ऐसे एक प्लेन में मूव कर सकता है। जो स्नेक वाला गेम होता है वो 2D होता है, उसमें आप बाहर नहीं निकल सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते, बस इधर इधर, राइट लेफ्ट आगे पीछे, राइट लेफ्ट आगे पीछे, ये गेम वो 2D। स्नेक वाला, जो स्नेक बॉल इकट्ठा करता जाता है, आगे बढ़ता रहता है, स्नेक अपनी लाइन पर आता है। खेला बच्चों स्नेक वाला गेम आप लोगों ने? वो 2D गेम हुआ। अच्छा 1D गेम खेला आप लोगों ने? 1D गेम जिसमें बॉडी की मूवमेंट सिर्फ एक ही ऐसे आगे पीछे हो या राइट लेफ्ट हो बस। मारियो 2D हुआ बच्ची, मारियो 2D हुआ। कैसे 2D हुआ? क्योंकि मारियो आगे भी बढ़ता है, पीछे भी जाता है और ऊपर नीचे जाता है ना। बट ये 3D नहीं हुआ मारियो, क्योंकि वो इधर उधर नहीं जा पाता, वो आगे जा सकता है ऐसे, वो पीछे जा सकता है, वो ऊपर जा सकता है, वो नीचे जा सकता है, बट स्क्रीन से बाहर और स्क्रीन के अंदर नहीं जा सकता है। मतलब 3D मतलब कि हर कोऑर्डिनेट में मोशन हो, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तीनों के अलग मोशन हो, तब वो चीज़ 3D कहलाती है। तो मारियो 3D नहीं है, और मारियो सिर्फ 2D, और मारियो 1D भी नहीं है, क्योंकि मारियो आगे पीछे ऊपर नीचे जाता है तो 2D गेम होगा। इसका एक एग्जांपल है, एक वो वाला गेम, ऐसे ये आता है, बॉल टकराती है, फिर ऊपर जाती है, फिर कुछ फोड़ती है, फिर नीचे आती है, याद आ रहा है बच्चे? इसका क्या नाम होता है? मुझे याद नहीं, खैर सुना है बच्चों ये वाला गेम, देखा है ये वाला गेम? इसको ये आगे पीछे होता है, बॉल जाती है टकरा के, ऊपर जाके टकराती है, बार बार फोड़ती है और नीचे आती है, ठीक है। इसमें कितनी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है? सिर्फ इसमें आप सिर्फ इसको किधर मूव कर सकते हो? राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट जाएगा बस, बॉल आएगी नीचे टकराएगी इससे और ऊपर जाएगी। इसमें ये 2D हुआ, और सॉरी 1D हुआ, क्योंकि एक ही लाइन के अलॉन्ग आप मूव कर सकते हो। तो गेम तो 1D 2D 3D देख लिए। वैसे सबसे सिंपल गेम कौन सा हुआ, 1D 2D या 3D गेम हुआ? सबसे सिंपल ये गेम होता है, इसमें आपको राइट लेफ्ट करना होता है। इसको बटन को राइट करो, इसको राइट करो, लेफ्ट करो, राइट करो, बॉल इस पे पड़े और टकरा के ऊपर जाए, तो ये 1D गेम वो सबसे सिंपल होता है। फिर उससे हार्ड हुआ मारियो, उससे हार्ड हुआ वाइस सिटी। मतलब चीट कोड की बात अलग है, कई कहते हैं चीट कोड लगाता हूँ ईजी हो जाता है, और ईजी नहीं बच्चे, कॉम्प्लेक्स, जो ज़्यादा डाटा लेता है,
ज़्यादा भारी गेम होता है, ज़्यादा स्पेस लेता है फ़ोन का, वो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो एक्चुअल में क्या है कि ये तो ठीक है गेम में, बट रियल लाइफ में 1D 2D 3D क्या है? और रियल लाइफ में तो हर चीज़ 3D होती है, पता है ना आप लोगों को? रियल लाइफ में 1D 2D तो कुछ होता नहीं, हर चीज़ 3D ही होती है। बट हम फिर इसको 1D क्यों ले रहे हैं? कोई बच्चा बताएगा? हेलो, बोलो भाई, बोलो। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, रियल लाइफ का हर मोशन 3D होता है, बट एक्चुअली क्या होता है, हम उसको थोड़ा सिंपल करके 1D में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो एक ट्रेन है, एक ट्रेन 200 किलोमीटर चली, तो हमने मान लिया एक ट्रेन है ऐसे 200 किलोमीटर चली, उसको हमने एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके ओके बच्चे, जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था बच्चों, रियल लाइफ की हर चीज़ 3D होती है, बट उसको हम 1D कैसे ले लेते हैं। जैसे मान लो एक ट्रेन का एग्जांपल लिया हमने, एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन ने 200 किलोमीटर ट्रैवल किया, हमने ऐसा दिखा दिया एक ट्रेन ने 200 किलोमीटर ट्रैवल किया। ट्रेन ऐसी होती है कि छोटी छोटी सी पॉइंट साइज, हमने पॉइंट साइज मान लिया, ऐसे दिखाया एक ट्रेन ऐसे जा रही है यहाँ से। क्या ट्रेन इतनी छोटी सी पॉइंट साइज की होती है? हमने ट्रेन को पॉइंट साइज कैसे ले लिया? क्यों लिया? कैसे लिया? क्यों लिया? इससे हमें क्या फायदा? पूरी ट्रेन ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि पूरी ट्रेन चली ऐसे 200 किलोमीटर। बताओ बच्चे, हमें क्या फायदा हुआ इस चीज से? शाबाश शाबाश। किस बच्चे ने बताया? बताना नाम कौन है? क्या हुआ कि रियल लाइफ में हर मोशन 3D होता है, बट हम लोग पॉइंट साइज बॉडी को तब मान लेते हैं जब हमको अपनी सिंप्लीफाई करना होता है। ट्रेन कोई छोटी सी नहीं होती, पॉइंट साइज नहीं होती, छोटा सा मान लेते हैं। और पॉइंट साइज इसलिए मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और ट्रेन का साइज इतना नहीं होता है। जब कोई बॉडी का साइज कंपैरेटिवली छोटा हो और उसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस वो मेजर ट्रेवल कर रही है वो बड़ा हो, तो बॉडी को हम पॉइंट साइज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा वैसे हमेशा नहीं होता है, मतलब अभी फिलहाल तो देख सकते हो ट्रेन चल रही है, तो यहाँ तो पॉइंट साइज ट्रीट कर सकते हो। ट्रेन कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट साइज एज द साइज ऑफ ट्रेन इज वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन विद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। एक ट्रेन जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसके कंपेरिजन में उस ट्रेन का साइज बहुत ही छोटा होता है। ट्रेन छोटी होती है, डिस्टेंस काफ़ी बड़ा होता है, उसको हम पॉइंट साइज मान लेते हैं, 1D में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी 1D हो गया, 1D से कन्वर्ट हमें क्या फ़ायदा हुआ? देखो बच्चे, 1D आसान होता है, 2D मुश्किल होता है, 3D ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई 3D प्रॉब्लम को 2D में कन्वर्ट किया जा सके और 2D प्रॉब्लम को 1D में कन्वर्ट किया जा सके, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके स्टडी किया जा सके, उतना ही ज़्यादा फिजिक्स में उस चीज़ को बेहतर माना जाता है। तो इसलिए हम 3D प्रॉब्लम को 1D में कन्वर्ट कर देते हैं। 1D मतलब जो एक लाइन के अलॉन्ग हो। एक लाइन के अलॉन्ग मतलब जैसे सिर्फ आगे जा रही हो या सिर्फ पीछे आ रही हो, आगे या पीछे का मूवमेंट कर रही हो। तो बस ये चैप्टर इसका मतलब काफ़ी आसान है। इसके अंदर हम यही देखेंगे कि बॉडी आगे पीछे जा रही है या ऊपर नीचे जा रही है, मतलब सिंपल टाइप का मोशन स्टडी करेंगे। 1D मोशन को स्टडी करना काफ़ी आसान होता है, 2D मोशन को स्टडी करना उसके कंपैरिजन में मुश्किल होता है, जो कि हमारा इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, वेक्टर्स वगैरह ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ वेक्टर्स वगैरह खास नहीं है, यहाँ कुछ थोड़ा सा बेसिक चैप्टर है कंपैरेटिवली। तो यहाँ हम पढ़ेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। कोई डाउट बच्चों? समझ में आया 1 डायमेंशन का मतलब? 1 डायमेंशन है तो मोशन इन 1 डायमेंशन में आप क्या सोचते हो, आपको क्या क्या चीज़ें स्टडी करने को मिलेंगी किसी एक बॉडी के बारे में? जब हम स्टडी कर रहे हैं तो क्या क्या स्टडी करने को मिल सकता है उस बॉडी के बारे में? एक बॉडी चल रही है 1 डायमेंशन में, आगे पीछे। तो देखो जी, सबसे बेसिक चीज़ है, जैसे आपको पता है कि एक बॉडी आगे पीछे जा रही है। जैसे मान लो एक बॉडी चली यहाँ से ए पॉइंट से आगे बढ़ी बड़ी 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 बी पॉइंट तक गई, फिर बी पॉइंट से पीछे आई सी पॉइंट तक वापस आ गई, मतलब ए टू बी देन बी टू सी। तो आपको क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है? अगर आप किसी चीज़ की मोशन की स्टडी कर रहे हो, जैसे मैं कहता हूँ इसकी मोशन की स्टडी करो, तो इसका मतलब आप क्या क्या स्टडी कर सकते हो? आप ये स्टडी कर सकते हो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आप ये स्टडी कर सकते हो कि उसका डिस्टेंस कितना है, आप ये स्टडी कर सकते हो कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, आप ये स्टडी कर सकते हो कि उसकी वेलोसिटी क्या है, आप ये स्टडी कर सकते हो उसकी स्पीड क्या है, आप ये स्टडी कर सकते हो उसकी एक्सेलरेशन क्या है। कोई डाउट बच्चों? बोलो भाई, बोलो बोलो बच्चों,
बेसिकली मोशन मतलब यही तो हुआ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी स्टडी है, ये हुई स्टडी पूरी। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, तो ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। बट एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप जल्दी से लेते हैं 2 मिनट के अंदर, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, करें बच्चों क्विक रिकैप। बच्चों देखो बच्चों, हम अपनी 9th क्लास की बात करें तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है, हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था स्पीड क्या होता है, हमने पढ़ा था वेलोसिटी क्या होता है, हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है। मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे हैं मोस्टली उनको पता होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा, बट थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों हम लोग। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको छोड़ के हम बाकी सारी चीज़ें निकालेंगे। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक बॉडी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई जो कि 10 मीटर था, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आई, वापस लौटी बी टू सी जो कि 5 मीटर था। हमारा क्वेश्चन ये है, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, स्पीड बताओ, वेलोसिटी बताओ। जो टाइम लगा वो लगा 3 सेकंड। करो बच्चों जल्दी से। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया है हमने कि एक बॉडी ए से बी गई, फिर बी से सी गई। हमने आपसे कुछ पैरामीटर्स पूछे थे, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल पाथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। टोटल पाथ कितना हुआ, आना जाना टोटल यहाँ तक 15 मीटर, जो कि डिस्टेंस हुआ हमारा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों यहाँ पर, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, या इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सेपरेशन, इनिशियल एंड फाइनल के बीच का सेपरेशन। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, देखो ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये फाइनल पॉइंट हुआ, ये 10 है, ये 5 है, इनके बीच का सेपरेशन कितना हुआ, 5 मीटर, जो कि हुआ 5 मीटर, जो कि थोड़ा सा बच्चों 9th क्लास में आप वैसे भी पढ़ चुके होंगे। फिर हमने पूछा स्पीड। स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम, जैसे कि आपने बताया। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 15 मीटर, तो टाइम कितना है यहाँ पर, हमने 3 सेकंड दिया, तो 5 मीटर पर सेकंड। जो स्पीड होती है इसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर भी होती है और मीटर पर सेकंड भी होती है। अब इसमें हम कन्वर्जन भी बताएंगे बच्चों, जो आप 9th क्लास में थे तो पढ़ते भी थे कि कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। बस थोड़ा सा रोको बच्चों। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। यहाँ पे कितना होगा, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, और टाइम कितना हुआ, 3, तो ये आ गया हमारे पास 5/3 मीटर पर सेकंड। जब आप लोग 9th क्लास में थे तो बच्चों आप लोग 2 तरीके की यूनिट यूज करते थे, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। आमतौर पे जब हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं, घूमने जाते हैं गाड़ी से, व्हीकल से, तो आपने देखा होगा कि हम मोस्टली जो यूनिट यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं। समझ रहे हो बच्चों, हम मीटर पर सेकंड कम ही यूज करते हैं, बट खैर साइंटिफिकली हमको फिजिक्स के अंदर मीटर पर सेकंड यूज करनी है, ध्यान रखना आप लोगों को ज़्यादातर। वो तो हम ऑर्डिनरी तो कोई भी यूनिट कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही यूनिट सिस्टम में मीटर पर सेकंड ही ऐसा ही यूनिट कहलाती है। अब क्या होता है, कन्वर्जन है। कोई किसी बच्चे को याद है आप कैसे कन्वर्ट करते थे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में? जैसे मान लो हम कहें कि 18, शाबाश बच्ची, देखो जैसे मान लो 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करते थे? देखो बच्चों हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। जैसे 18, 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर को मीटर में लिख दो, किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किलोमीटर की वैल्यू लिख दो और आर की वैल्यू लिख दो, अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5/18। तो आप लोगों को समझाया जाता था जब आप 9th क्लास में थे, तो कहते थे कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखना है तो मीटर पर सेकंड से तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। मतलब 18 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है? 5 मीटर पर सेकंड। खैर इसमें बच्चों ये लॉजिक ज्यादा ध्यान मत देना, 5/18 कल को आप भूल जाते हो तो दिक्कत होगी। एक लॉजिक ध्यान रखना, लॉजिक क्या ध्यान रखना, किलोमीटर की वैल्यू पुट कर दो और हार की वैल्यू पुट कर दो, हार की, अपने आप सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। कोई डाउट बच्चों? बोलो बोलो। देखो बच्चों,
देखो बच्चों, हम लोगों ने अपनी 9th क्लास में सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा था। 11th क्लास में सिर्फ स्पीड नहीं पढ़ते, स्पीड को 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। स्पीड के 2 टाइप हो गए, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक एवरेज स्पीड। कई बार क्वेश्चन कहते हैं बच्चे, सर हमने तो यही पढ़ा था कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, बट ये फर्क कैसे, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में फर्क कैसे? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि क्या फर्क है? नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या फर्क होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड में, एवरेज स्पीड में? बोलो, एनीवन? देखो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड उस इंस्टेंट की स्पीड बताता है, स्पीड एट दैट इंस्टेंट। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस, जैसे कि नाम है, तो उसका क्या हुआ? स्पीड एट दैट इंस्टेंट। और एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। रेशियो बेसिकली। अब ये है क्या, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, ये है हमारा एक बच्चा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ चश्मा लगाते हो क्या बच्चे? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, चलो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है। ये कह रहा है कि सर कोविड का टाइम आ गया, वेट बढ़ रहा है, साइकिल खरीद के लाया हूँ, मैं साइकिल चलाऊंगा। इसने साइकिल खरीद ली। अभी बच्चा साइकिलिंग करता है, ठीक है, साइकिलिंग करता है। साइकिलिंग इसने महंगी वाली साइकिल खरीद ली, इसमें स्पीडोमीटर भी लगा हुआ है, स्पीड भी बताता है, स्पीड की रीडिंग भी देता है, ठीक है। तो स्पीड की रीडिंग भी आती ही रहेगी साथ साथ में। तो मान लो ये स्पीड चला रहा है, कभी साइकिल फास्ट कर दे रहा है, कभी साइकिल स्लो कर दे रहा है, कभी जो स्पीडोमीटर है दिखा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, कभी दिखा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीडोमीटर रीडिंग दिखा रहा है वो कौन सी होगी? वो एवरेज स्पीड होगी या इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी? कोई बच्चा बताएगा? स्पीडोमीटर रीड, स्पीडोमीटर उस टाइम जो आपकी स्पीड है वो दिखा रहा होता है कि इस टाइम क्या है, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो बच्चे, स्पीडोमीटर एवरेज स्पीड नहीं बताता, क्योंकि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से पता चलती है। स्पीडोमीटर को ये थोड़ी पता चल रहा है कि आपने टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया है। बताते हैं, एक आइडिया बताते हैं। ये है ओबामा, बराक ओबामा, यहाँ है इंडिया, कहते ताजमहल घूमना है भाई, हमको तो ताजमहल घूमना है। आया था एक बार, शायद में भी याद है मुझे, तो उसने कहा हमको ताजमहल घूमना है। गाड़ी में बैठा, दिल्ली से निकला और ताजमहल घूमने निकल गया। इसने घड़ी में देखा टाइम, ताजमहल दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है भाई, 200 किलोमीटर पहुंच गया कितने घंटे में? 4 घंटे में। बताना बच्चे इसकी एवरेज स्पीड क्या हुई ओबामा की? ओबामा की एवरेज स्पीड क्या हुई, बता सकते हो? बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, बोलो। कोई बच्चा बताएगा, जवाब देगा? देखो बच्चे, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 200 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हुआ? 4 घंटे। डिवाइड कर लो 50 किलोमीटर पर आवर। बट क्या ये हमेशा इसी स्पीड से चल रहा था? क्या उसकी गाड़ी हमेशा इसी स्पीड से चल रही थी? नहीं, उसकी स्पीड कभी कम हो रही होगी, कभी ज़्यादा आ रही होगी। कभी सोच रहा होगा ढाबे में चाय पी लेता हूँ, तो स्पीड तो गाड़ी रोक ली होगी। तो ऐसे एक्चुअली क्या उसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड उसकी वेरी कर रही होगी, ऑब्वियसली बात है। कभी कभी कह रहा होगा गाड़ी तेज चलाओ, कभी स्लो चलवा रहा होगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आमतौर पे आप देखोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? वेरिएबल होती है।
वो चेंज हो रही होगी, वो ये नहीं होगी। ये तो क्या है, एवरेज स्पीड है। अगर आपको किसी गाड़ी में एवरेज स्पीड मेजर करनी है तो क्या करना पड़ेगा, और इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करनी है तो क्या करना पड़ेगा? कोई बच्चा बताएगा हमको, कुछ आइडिया देगा?